हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्री स्टडी पॉइंट चैनल पर। और हम आज आपको एग्रीकल्चर का जो सीरीज चल रहा है यूनिट, तो आज यूनिट 6 है। इसमें हम आपको जो है सोयल मॉइस्चर एंड टर्म्स बताएंगे। जो टर्म्स हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स हैं, जो कि आगे नेक्स्ट अभी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सोयल मॉइस्चर, जो सोयल मॉइस्चर है उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है एग्रीकल्चर में, यानी कि पानी और सोयल का जो मिक्सअप होता है। तो इसमें एक होता है मैट्रिक पोटेंशियल टर्म। मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जो टोटल वाटर पोटेंशियल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द सॉलिड कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द सोल सिस्टम। यानी कि जो मेरी सोयल होती है उसके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, वो कितना जो कोलाइडल है उसके साथ घुला मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक पोटेंशियल। देन क्या होता है? कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है? द एनर्जी विद द वाच वाटर इज हेल्ड बाय द सोयल इज डिफाइंड द टर्म ऑफ कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी का मतलब क्या होता है कि जो जो सोयल में जो हमारे रंध्र होते हैं, यानी कि जो केशिकाएँ होती हैं, जैसे कि हम अगर देखते हैं कि अगर मेरी कोई कॉटन है तो उस पर नीचे पानी डालो तो ऊपर तक चढ़ जाता है, तो ऐसा ही वाटर में होता है। जो उसमें केशिकाएँ होती हैं छोटी छोटी, अगर हम एक जगह पे वाटर डालते हैं तो वो दूसरी जगह चला जाता है। किसके द्वारा? कैपिलरी जो है केशिकाओं द्वारा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी पोटेंशियल। देन क्या है इसमें जो टर्म आते हैं? सीपेज। सीपेज क्या होता है हमारा? जो सीपेज है वो वाटर का रिसाव होता है। क्या होता है? वाटर का रिसाव। कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम नदी या नालों या नाली में क्या होता है, ये मेरा वाटर जा रहा होता है, तो इसके जो साइड से क्या है, ये वाटर रिसाव होता है, यानी कि साइड से जो निकलने लगता है धीरे धीरे रिसाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीपेज। अब इसके डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। होराइजेंटल फ्लो ऑफ वाटर कैनाल इज कॉल्ड सीपेज। यानी कि जो मेरा होराइजेंटल जो पानी जो बहता है, जो रिसाव होता है नाले के आसपास, उसको क्या बोलते हैं? सीपेज। इसमें क्या होता है? वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनल मेनली ड्यू टू सीपेज। यानी कि जो सीपेज के कारण जो होता है, जो वाटर का जो लॉसेस होता है कैनाल में, उसी को क्या बोलते हैं? सीपेज। देन क्या है? परकुलेशन। ये कुछ टर्म ऐसे हैं कि इनके बिना एग्रीकल्चर का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम बनता ही नहीं है। परकुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन, लीचिंग और सैचुरेशन कैपेसिटी, इन टर्मों में से एक टर्म 100% श्योर पूछा जाता है। तो देखते हैं परकुलेशन क्या है। परकुलेशन है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सोइल और नियरली सैचुरेटेड सोइल इन रिस्पांस टू द ग्रेविटी। अब इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सोइल क्या होती है? सैचुरेटेड सोइल वो होती है जो जिस सोइल में जो नमी होती है। यानी कि सपोज दैट ये मेरी सोइल है, ठीक है, सोल सरफेस है। अब अगर सरफेस है तो डाउनवर्ड वाटर, यानी कि ऊपर से वाटर जो है नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे वाटर जाएगा थ्रू सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड रिस्पांस टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी के कारण जो मेरा वाटर नीचे जाता है सोल सरफेस के, उसको उस टर्म को क्या बोलते हैं? परकुलेशन टर्म। क्या? परकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर टू लोअर लेयर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यानी कि जो मेरी जो सॉइल की जो सरफेस होती हैं, जो लेयर होती हैं, उसको एक लेयर से दूसरी लेयर में नीचे पानी आना, उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? नाम से आ रहा है इनफिल, यानी कि एंट्री जो करता है। अब एंट्री कहाँ करेगा भाई? कोई एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में एंट्री करेगा, तो यानी कि वन लेयर टू लोअर लेयर, अपर लेयर टू लोअर लेयर जो एंट्री करेगा उसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट टर्म क्या है? लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड साल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। अब लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो मेरा वाटर है अपर सरफेस से जो लोअर सरफेस पे जाता है, बट क्या है ये विद, यानी कि अपने साथ न्यूट्रिएंट और साल्ट भी लेकर नीचे तक जाता है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? निच्छालन। क्या? निच्छालन, ठीक है। यानी कि जो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी नीचे लेके जाए उसको क्या बोलेंगे? लीचिंग। नेक्स्ट क्या है? सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है? व्हेन ऑल द सोइल पोरस एज फिल्ड विद वाटर एट अ टेंशन ऑफ 0 बार टर्म एज सैचुरेशन कैपेसिटी। यानी कि जो मेरी सोइल के अंदर जो मेरे पोरस होते हैं, दो पोरस होते हैं, एक होता है मैक्रोपोरस, एक होता है माइक्रोपोरस। तो यहाँ पे समझेंगे, जो माइक्रोपोरस होता है, माइक्रोपोरस में मेरा क्या रहता है? वाटर हेल्ड रहता है। क्या रहता है? वाटर हेल्ड। और जो माइक्रोपोरस रहता है उसमें क्या रहता है? उसमें रहती एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? ऑल द पोरस, यानी कि दोनों पोरस में जब मेरा फिल्ड रहेगा वाटर, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी क्या होती है?
एट द फील्ड कैपेसिटी द लार्ज पोरस फिल्ड विद एयर एंड वाटर, माइक्रो विद आर फिल्ड विद वाटर। यानी कि क्या है, जब फील्ड एयर एंड द माइक्रोपोरस आर फिल्ड विद वाटर, यानी कि जो माइक्रोपोरस है वो किससे रहेगा, एयर से रहेगा, ठीक है। और जो माइक्रोपोरस है वो किससे फिल रहेगा, वाटर से फिल रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। जो फील्ड कैपेसिटी की जो रेंज होती है वो कितना होता है, -0.1 टू -0.33, यानी कह सकते हैं 1/3 एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल टू प्लांट, यानी कि इस लिमिट पे क्या होता है कि प्लांट को पानी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, क्या है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, PWP। इस जो टर्म को दिया था कॉन्सेप्ट बाई ब्रिक्स एंड संताज। जो ब्रिक्स एंड संताज जो साइंटिस्ट थे वो 1912 में दिए थे, 1912 में टर्म्स बिल्टिंग पॉइंट। तो इसको बोल सकते हैं कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट किसने दिया था, किसने दिया, ब्रिक्स एंड संताज ने। नेक्स्ट क्या है, द अल्टीमेट डॉर्फ सनफ्लावर एज द इंडिकेटर प्लांट, यानी कि जो मेरा जो सनफ्लावर जो प्लांट होता है वो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का इंडिकेटर है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्लांट को पानी अवेलेबल नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। एक स्थिति ऐसी आती है, अगर आप प्लांट को पानी देंगे भी फिर भी ये प्लांट अपटेक पानी नहीं कर पाएगा और ये प्लांट डाई की ओर चलने लगेगा, यानी कि डाई हो जाएगा, मरने लगेगा, मर जाएगा। देखते क्या होता है फिर, लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू प्लांट, यानी कि लोअर लिमिट, बहुत ही कम पानी ये अपटेक कर पाएगा, यानी ना के बराबर। सोल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, -12 बार, -15 बार। अब फील्ड कैपेसिटी में कितना था, 1/3 एटमॉस्फेयर, बार कितना था 0.1 से 0.33 बार, यानी कि अब इसमें परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितना है, -15 बार। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था अवेलेबल वाटर का, तो अवेलेबल वाटर का दिया था कॉन्सेप्ट वी मायर एंड हेंड्रिक्सन 1981 में। ये क्या होता है, इट इज़ द सोयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर मैक्सिमम प्लांट यूज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि सोयल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अधिक होती है ड्यू टू वाटर लेवल के कारण, एंड क्या होता है कि प्लांट को पानी अपटेक हो जाता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या होती है, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द विल्टिंग इज कंप्लीट एंड द प्लांट डाई इज कॉल्ड अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे प्लांट है वो फुल तरीके से डाई हो चुका होता है, पानी देने का कोई मतलब नहीं होता है। देन क्या है, एट अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट द सोयल मॉइस्चर टेंशन एज हाई -60 बार। अब यहाँ पे कितना बार होता है, -60 बार। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितना था, -15 बार। फील्ड कैपेसिटी कितना थी, -0.1 टू 0.33। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है एक जरूर, लीचिंग क्या है, परकुलेशन क्या है, सीपेज क्या है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, या इनके बार का बार पूछ लेते हैं। जैसे फील्ड कैपेसिटी का बार रेंज कितनी है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की बार रेंज कितनी है, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट की बार रेंज कितनी है, तो -60 बार। देन क्या है, पीएच। जो हमारा पीएच होता है इसको जो गिवन किसने किया था, SPL सोरेनसन ने 1909 में, यानी कि हमारे जो SPL सोरेनसन से साइंटिस्ट, उन्होंने 1909 में 1909 में इस टर्म दिया था पीएच का। जो पीएच होता है, मेरा जो पीएच स्केल है ये कितना होता है, ये होता है 0 से 14, ठीक है। जो बीच में क्या होता है वो होता है नेचुरल, यानी कि अब जो लेस देन 7 रहेगा, मोर देन 7 रहेगा, तो जो लेस देन 7 है वो रहता है एस्टिक, मोर देन रहता है वो बेस्टिक, ठीक है। जो 7 एग्जैक्ट रहता है उसको बोलते हैं नेचुरल, ठीक है। अब डिफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, यानी कि अब यहीं पे आता है कि ये नेगेटिव लॉगरिथम है या पॉजिटिव है, तो पीएच क्या रहता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी डिफिनेशन है। रेंज क्या होती है, 0 से 14, जो मैं आपको बता दिया हूँ। एचडी क्या रहता है, लेस देन 7, नेचुरल क्या होता है 7, बेसिक क्या होता है मोर देन 7। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जैसे राइस को कितना चाहिए, 6.5 से 7.5 चाहिए, टमाटर को चाहिए उसको उससे कम चाहिए। कुछ क्रॉपें जो है बेस्टिक होती हैं तो मोर देन 7 पे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, पीएफ वैल्यू। पीएफ वैल्यू क्या होती है, इसको किसने दिया था, इसको फील्ड 1935 में दिया था। ये क्या होता है, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम एबव फ्री वाटर फ्री फ्रॉम
वाटर इन सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरा जो फील्ड का जो वाटर होता है वो सेंटीग्राम में होल्डिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, पीएफ वैल्यू। अब पीएफ वैल्यू भी हमारी एक्सप्रेस करती है किसी ना किसी की। तो अब इसमें देखते हैं पीएफ वैल्यू, जो सैचुरेटेड सोइल होती है उसकी पीएफ वैल्यू कितना होती है, 0। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड सोइल में जो पोरस होते हैं वो टोटल ऑल फिल रहते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। प्रेशर कितना होता है सैचुरेटेड सोइल में, तो 0.001 बार रहता है। फील्ड कैपेसिटी की जो पीएफ वैल्यू कितना है, 2.53। प्रेशर कितना है, 1/3। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का पीएफ वैल्यू कितनी है, 4.18। बार कितना है, 15, यानी कि ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है वो कितना है, 4.50। बार कितना है, 31 बार। ओवन ड्राई जो सॉइल होती है, जो हमारे सूखी जो सॉइल होती है उसका पीएफ वैल्यू कितना होता है, 7। और प्रेशर कितना होता है, -10,000 बार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम एरोमीटर भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि टेंसियोमीटर आर सेंसिटिव टू 0.85 बार ऑफ सॉइल मॉइस्चर, यानी कि जो इसकी रीडिंग होती है वो कितना होती है, 0.85, यानी कि लेस देन 1। ये क्या करता है, सुटेबल फॉर सैंडी सोल एट द फील्ड कैपेसिटी और ब्लो, यानी कि जो मेरी सैंडी सोल है उसमें ये मॉइस्चर मापता है कि मॉइस्चर कितनी है कितनी नहीं है। तो ये किस सोल का जो सुटेबल रहता है, वो रहता है सैंडी सोल के लिए सुटेबल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टेंसियोमीटर फॉर मोस्टली फॉर कौन से सिचुएशन, तो सैंडी सोइल। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर क्ले सॉइल, तो किसके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये क्ले सॉइल, यानी कि जिसमें ब्लैक जो सॉइल होती है उसके लिए जो है टेंसियोमीटर नॉट सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सॉइल बहुत क्या होती है, हार्ड होती है, जिसमें कि टेंसियोमीटर की रीडिंग लेना मुमकिन नहीं है, यानी कि बहुत दिक्कत आती है, नहीं हो पाती है रीडिंग। तो ये सैंडी सॉइल में अवेलेबल है और क्ले सॉइल में नॉट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि जिप्सम ब्लॉक। ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है सॉइल मॉइस्चर जांचने का। तो सुटेबल फॉर ड्राई सॉइल, अब ये क्या करता है, ये जो सूखी सॉइल होती है, जो ड्राई सॉइल होती है उसके लिए अवेलेबल है क्या, जिप्सम ब्लॉक या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल, यानी कि सैलाइन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। टेंसियोमीटर किसके लिए नहीं था, तो क्ले सॉइल के लिए नहीं था। रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसके लिए नहीं है, तो सैलाइन सॉइल के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू 0 से 15 बार, यानी कि ये कब तक मापता है, तो 0 से 15 बार तक मापता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होता है। एवेपो ट्रांसपायरेशन क्या है, वाटर लॉसेज नियरली 99% ऑफ द टोटल वाटर अपटेक, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो मेरा प्लांट होता है अगर उसने 100 लीटर वाटर अपटेक किया है, ठीक है, तो उसका 99 लीटर जो है वो वाटर लॉस हो जाएगा, किससे, एवेपो ट्रांसपायरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन। पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन जो है मेरा पीईटी है, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, थ्रॉन्टवेट ने दिया था 1948 में। कब दिया, 1948 में दिया। अब पीईटी इज द अपर लिमिट ऑफ ईटी ऑफ द क्रॉप इन अ गिवन क्लाइमेट, यानी कि जो मेरा पीटी होता है वो अपर लिमिट किससे होता है, एवेपो ट्रांसपायरेशन से। नेक्स्ट क्या है, लाइसीमीटर। लाइसीमीटर क्या होता है कि ईटी एंड लीचिंग लॉस कैन बी मेजर्ड बाय लाइसीमीटर, यानी कि जो हमारा एवेपो ट्रांसपायरेशन होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो लाइसीमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब टर्म्स, जो हमारे कुछ टर्म्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स क्या हैं कि क्रॉप प्रैक्टिस रिलेटेड, यानी कि जो हमारे किस क्रॉप में क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो क्यूरिंग किस में करते हैं, टोबैको में करते हैं, टी में करते हैं और ओनियन में करते हैं। क्यूरिंग क्या है कि जो ऊपर की जो कलिका होती है उसको हम लोग जो है मतलब कि नाखून से या किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी से कुतर लेते हैं, ऊपर की जो बड होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूरिंग। नेक्स्ट क्या है, निपिंग क्या होती है, ग्राम और कॉटन में की जाती है। जो ऊपर जो कलिका जो होती है वो काट ली जाते हैं, इसलिए क्योंकि जो नीचे से न्यूट्रिएंट होता है वो अधिक ब्रांचों में ना जा करके अधिक पॉड फॉर्मेशन करे, यानी कि जिससे जो है मेरी फली ज़्यादा बने और ग्रेन प्रोडक्शन अधिक हो। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिपिंग क्या होती है, जूट में। स्ट्रिपिंग क्या होती है, जो जूट होता है उसको हम वाटर में डाल देते हैं, तो जूट की जो स्टेम का जो बार्क होती है, जो छाल होती है, जो हमको निकाली जाती है या कूटी जाती है, तो स्ट्रिपिंग उसमें यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिपिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, वार्पिंग। वार्पिंग क्या होता है, शुगर केन, यानी कि जो मेरा गन्ना होता है उसको सहारा देना, यानी कि जो गन्ने को एक साथ बांधना उसको क्या बोलते हैं, वार्पिंग बोलते हैं। प्रॉपिंग क्या है, ये प्रॉपिंग भी एक सहारा ही देना है। केले में आप देखे होंगे कि केले के खेती में क्या करते हैं हम, जो बांस हैं बांस को लगा करके, सपोज दैट ये केला खड़ा होता है तो हम यहाँ से एक ऐसे बांस लगा देते हैं, एक ऐसे बांस लगा देते हैं, यानी कि इसको सहारा मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपिंग। नेक्स्ट क्या है, थ्रेसिंग, यानी कि गन्ने की कटाई, गन्ने की कटाई उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। तो किस में करते हैं, शुगर केन में। नेक्स्ट क्या है, ऑल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप, यानी कि अब फील्ड क्रॉप में ऑल कितना परसेंट है, तो कोकोनट में कितना है, 60% है, सोयाबीन में 20%, रेप सीड मस्टर्ड में कितना है, 33 से 39%, सनफ्लावर में कितना है, 24 से 36%, कैस्टर में कितना है, 35 से 38%, ग्राउंड नट में कितना है, 45%, और शिशमा में कितना है, 46 से 52%, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे अधिक किसमें है मेरा, कोकोनट में। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल क्रॉप, यानी कि सीरियल क्रॉप में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, तो राइस में कितना है, 6 से 7%, राइस में कितना है दोस्तों, 6 से 7% क्या है, प्रोटीन। व्हीट में कितना है, 11 से 12%, सोरगम में कितना है, 10 से 12%, मेज में कितना है, 10%, बाजरा में कितना है, 11 से 12%, बारले में कितना है, 11.5%। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एनएफएल हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे एफको हो, चाहे आपका यूपी कैटेड हो, तो मेनली यूपी कैटेड का बहुत ही ये डाटा इंपॉर्टेंट है यूपी कैटेड छात्रों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन कंटेंट इन पल्स, यानी कि पल्स में मेरा प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है, प्रोटीन परसेंटेज। तो ग्राम जो चना उसमें कितना रहता है, 21.1%, पी यानी कि मटर 22.5%, ठीक है। मूंग में कितना है, 25%, काउपी में कितना है, लोबिया 23.4%, लेंटिन मसूर कितना है, 25%, अरहर केजानस केजान कितना है, 21.25%, उर्द में कितना है, 24%, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स कितना है, 42%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोटीन कंटेंट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, यानी कि जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, तो सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट कितना है, 42%, ग्राउंड नट में कितना है, 26%, सनफ्लावर में कितना है, 40 से 45%, शिशम में कितना है, 18 से 20%, लिनसीड में कितना है, 36%। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन फैमिलीज, यानी कि जो फैमिली के बेस पे जो मेरी क्रॉप का क्लासिफिकेशन होता है, तो हम देखते हैं कि किस फैमिली में कौन सी क्रॉप आती है, तो ग्रेमनी फैमिली। ग्रेमनी में क्या है, ये इट इज़ ए लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप की लार्जेस्ट फैमिली है सबसे ज़्यादा कौन सी है, ग्रेमनी, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रेमनी कुल में सबसे अधिक जो है क्रॉप या फसल आती हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग क्या है, सीरियल क्रॉप जो भी हैं, तो व्हीट है, मेज है, राइस है, सोरगम है, बाजरा है, गन्ना है, ये सब किस में आती हैं, ग्रेमनी क्रॉप में, ठीक है। अब ग्रेमनी क्रॉप के पहचानने के आपको मैं ट्रिक बता दूं, जो भी प्लांट होगा उसकी लीफ क्या होगी, लंबी होगी और पतली होगी, कैसी होगी, लंबी होगी और पतली होगी, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब कि मेजर पहचानने की एक ट्रिक है। तो पतली लंबी जैसे हम कह सकते हैं कि धान की भी होती है, गेहूं की भी है, और जो आपके गन्ने की भी है, ठीक है, सोरगम की है, बाजरा की है, मक्के की है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में क्या है, जो हम कह सकते हैं कि जिसका ग्रेन या दाना आप दो भागों में जो बराबर बराबर निकल जाता है, ठीक है, जैसे कि एक भाग का ये और दूसरा भाग ये, अगर बराबर बराबर भागों में दोनों बट गया तो उसको क्या कहते हैं कि लेग्यूमिनेसी क्रॉप की मोस्टली है, यानी कि 99% ऐसा ही क्रॉप होती है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ जो टोटल दाल है किस में आएंगी, लेग्यूमिनेसी में। तो लेग्यूमिनेसी का उपनाम क्या है, पेप्लियोनेसी, और ग्रेमनी का उपनाम क्या है, पोएसी, क्या, पोएसी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सी आती हैं, तो मूंग है, उर्द है, ग्राउंड नट है, बरसीम है, अल्फाल्फा, ढैंचा, मेथी, ये सब किस में है, लेग्यूमिनेसी में। सोलेनेसी में क्या देखते हैं, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, चिली, टोबैको, ये सब किस में आती हैं, सोलेनेसी में। क्रूसीफेरी में क्या है, मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज और सनफ्लावर। कुकुरबिटेसी में क्या है, अब हम कुकुरबिटेसी में देखते हैं कौन से कैसे प्लांट आते हैं। तो कुकुरबिटेसी में जितने भी हमारे प्लांट लताएं वाली हैं, क्या, लताएं वाली, यानी कि ज़मीन पे पौड़ने वाली, या किसी को सहारा दो वो ऊपर चढ़ जाएंगी बांस पे या किसी अंटिया पे किसी पे, तो वो कैसी क्रॉप होती हैं, कुकुरबिटेसी, ठीक है।
इसमें क्या आ जाते हैं, कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, या आल गार्ड जैसे पॉइंटेड गार्ड, रिज गार्ड, बोटल गार्ड, ये सब किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी में। नेक्स्ट क्या है, मालवेसी। मालवेसी में क्या है, कॉटन और भिंडी, यानी कि कपास और भिंडी किस में आती है, मालवेसी में। अस्ट्रेसी में क्या है, सनफ्लावर और नाइगर। चिनोपोडेसी में स्पाइनस, सुगर बीट, ठीक है, पालक और सुगर बीट किस में आते हैं, चिनोपोडेसी में। अम्लीफेरी में क्या है, कैस्टर एंड टैपियोका, ठीक है, और सॉरी टैपियोका शायद यूफोरबिएसी में है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कैस्टर है। और नेक्स्ट क्या है, एलिएसी। एलिएसी की क्या है, ओनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट क्या है, जिंजीबरेसी, यानी कि जिंजीबरेसी में क्या आती है हमारी, जिंजर और टर्मरिक, यानी कि अदरक और हल्दी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।